अपने अपने आदर्शों के कारण अब्बा, अम्मा और भाईजान मेरे रिश्ते के संबंध में एक मत नहीं हो सके और हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट ही बने रहे। पर अब मैंने स्वयं अपने भविष्य निर्माण का फैसला कर लिया था। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए सफीक रहमानी की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है गति अवरोधक। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। अजमल भाई, आदाब अर्ज। मेरा यह पत्र पाकर आप अवश्य ही चौंकेंगे। इतना लंबा पत्र मैंने पहले कभी नहीं लिखा आपको। इसके अतिरिक्त यह कि इस पत्र में जो कुछ लिख रही हूँ, इस संबंध में पहले कभी कोई चर्चा मेरे और आपके बीच में नहीं चली। परंतु जीवन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य आते हैं जब मन होता है कि अपने अंदर जो कुछ है वह सब किसी के सामने खोल कर रख दें। मेरे जीवन में भी वह क्षण आ गया है जब मैं अपने अंदर की सारी बातें कह देना चाहती हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि मैं भविष्य में जो कुछ करने जा रही हूँ उसका औचित्य कम से कम उस व्यक्ति के समक्ष रख दूँ जिसे मैं बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ और चाहती हूँ कि उस व्यक्ति के मन में मेरे द्वारा उठाए गए कदम को लेकर कोई गलतफहमी न रहे। सूफी का पत्र पढ़ते हुए मैं चिंतित हो उठा। कितनी ही आकांक्षाएं मन में उभरने लगीं। मेरे स्थान पर सूफी से परिचित कोई भी व्यक्ति होता तो वह भी आशंकित हुए बिना नहीं रहता। लगभग 30 वर्ष की आयु को पहुंचने तक कोई सुंदर और सुशिक्षित लड़की जिसका हाथ थामने के लिए एक दो नहीं 20 लड़के चक्कर काटते रहे, जिसके लिए शहर के संपन्न और सभ्य परिवारों से रिश्ते की मांग की जाए, यदि कुंवारी बैठी रहे, माँ बाप चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं कर पाएं तो उस लड़की का जीवन कितना दुखमय बन जाएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। और फिर वह लड़की यदि इस प्रकार का पत्र लिखे तो आशंका होती है कि कहीं वह नींद की गोलियां अधिक मात्रा में लेकर आत्महत्या करने तो नहीं जा रही। उसके पत्र पर मेरी नज़रें शीघ्रता से फिसलने लगीं। आप भली भांति जानते हैं कि मेरी शादी को लेकर अब्बा, अम्मा और भाईजान बेहद चिंतित हैं और उनकी यह चिंता आज से नहीं 8-10 वर्ष से कायम है। सूफी के इन शब्दों में छिपी व्यंग की तीव्रता को केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उसके परिवार के इन तीनों सदस्यों से पूरी तरह परिचित हो। मैं सूफी के पिता साजिद चाचा से भी अच्छी तरह परिचित हूँ और उसकी माँ से भी। उसका भाई वाजिद मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा है। हम दोनों ने कई वर्ष एक ही परिवार के सदस्यों के भांति गुजारे हैं और सूफी के लिए वर ढूंढने में ये तीनों जिस प्रकार प्रयत्नशील रहे हैं उससे भी मैं किसी हद तक परिचित हूँ। साजिद चाचा शहर के जाने माने नेता हैं। एक प्रकार से उनके नाम का सिक्का चलता है शहर में। जितने भी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी महकमे हैं, सबके निम्न कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक उनके नाम का लोहा मानते हैं। चाहे जिस महकमे के अधिकारी की छुट्टी करवा दें, जिसे चाहे कुर्सी पर चिपका दें, प्रदेश और देश की राजधानी उनके लिए घर आंगन है। जन सेवा उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इस जन की परिधि में सर्वप्रथम वह अपने परिवारजनों को सम्मिलित करते हैं। अतः जो भी कार्य करते हैं अपने परिवार के लोगों के संपूर्ण हितों को सर्वोपरि मानकर करते हैं। वह नेता वर्ग को जनता का सर्वश्रेष्ठ हितैषी मानते हैं, अन्य वर्गों के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। सूफी के लिए योग्य वर का चयन करते समय साजिद चाचा अपने इसी दृष्टिकोण को समक्ष रखते हैं
और ऐसा वर चाहते हैं जो पूर्ण रूप से एक सफल नेता हो अथवा ऐसा अभिनेता हो जिसमें नेता बनने के सभी गुण विद्यमान हों। आज के युग में ऐसे युवकों की कोई कमी नहीं है। कॉलेजों में छात्र संघों के नेता, कार्यालयों में कर्मचारी संघों के नेता, कारखानों में मजदूर संघों के नेता और मोहल्लों में मोहल्ला सुधार समितियों के नेता युवा वर्ग से ही उभर रहे हैं। परंतु जब भी साजिद चाचा ने सूफी के लिए किसी ऐसे ही प्रतिभाशाली युवा का चयन किया है, तब उसे सूफी की माँ अथवा भाई ने कोई न कोई तर्क देकर नापसंद कर दिया है। हाँ, सूफी के घर की तीनों महाशक्तियों को यह अधिकार या वीटो पावर प्राप्त है और वास्तविकता यह है कि इन्हीं तीनों के कारण आज तक वह कुंवारी बैठी है। अपने विचारों को बीच में ही छोड़कर मैं फिर पत्र पढ़ने लगा। इन 8-10 वर्षों की लंबी अवधि में 1-2 नहीं 20 रिश्ते आए हैं। अभी कुछ माह पहले ही सुल्तानपुर से बड़े मामू जान ने डॉक्टर तनवीर को घर भेजा था। इससे पूर्व मामू जान का पत्र आया था जिसमें डॉक्टर तनवीर के संबंध में पूरी जानकारी थी। यह नेत्र विशेषज्ञ के रूप में 1 वर्ष पूर्व ही सरकारी नौकरी में आए थे। इनके पिता पास के एक जिले के जिलाधीश थे। घर में मां के अतिरिक्त केवल एक छोटा भाई था। अच्छा संपन्न और सभ्य परिवार था इनका। मामू जान का खत पाकर घर में सबको डॉक्टर तनवीर का इंतजार था। वह निर्धारित तिथि पर हम लोगों से मिलने आए। खाने की मेज पर सबसे मुलाकात हुई। अम्मा और भाईजान उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब्बा को जब पता चला कि डॉक्टर तनवीर को राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है तो वह एकदम उदास हो गए। अपनी पढ़ाई के दिनों में उन्होंने छात्र संघ की गतिविधियों से खुद को अलग ही रखा था। ऐसा करके ही वह विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा अंक ला सके थे। उनके विचार से यदि उन्होंने स्वयं को अपने वास्तविक लक्ष्य से हटाकर राजनीति में उलझा दिया होता तो आज जो कुछ उन्होंने अर्जित किया है कदापि नहीं कर पाते। इस भेंट में डॉक्टर तनवीर ने यह भी कहा कि वह देश की वर्तमान राजनीति और नेताओं को बहुत ही तुच्छ मानते हैं। निश्चित ही उनके ये विचार अब्बा के विचारों से भिन्न थे। वह तो अपने भावी दामाद को अपने ही रंग में रंगा देखना चाहते थे। फिर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। ये पंक्तियाँ पढ़कर मेरे भीतर आक्रोश की एक लहर दौड़ गई। साजिद चाचा का मैं बहुत आदर करता था, परंतु साथ ही उनके व्यक्तित्व के इस पहलू से मुझे बेहद चिढ़ थी। राजनीति और नेतागिरी उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी और वह यह मानते थे कि आज के युग में यदि कोई सुखमय जीवन व्यतीत करने की क्षमता रखता है तो वह केवल एक सफल नेता ही। इसमें व्यक्ति खोता कुछ नहीं है और पाता सब कुछ है। सूफी के लिए वह सदैव ऐसे ही वर की खोज में रहे। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने एक ऐसे लड़के को पसंद किया था जो 3 बार बीए की आखिरी परीक्षा में फेल हो चुका था और चौथी बार परीक्षा में बिठाने से उसके बाप ने उसे रोक दिया था। उन्हीं दिनों विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। इस लड़के ने एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। बाद में वह प्रत्याशी तो चुनाव हार गया, परंतु इन साहबजादे ने चुनाव प्रचार से प्राप्त इतनी रकम बाप को जुटा दी जितनी 3 वर्ष के उसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं हुई थी। यह देखकर बाप का हौसला और बढ़ा और उसने इसे नगर निगम के चुनाव में खड़ा कर दिया। साहबजादे चूँकि लंबी अवधि तक कॉलेज में रहे थे, इसलिए छात्र वर्ग से अच्छे संबंध थे। अतः उनके ही माध्यम से अपने लड़के के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को बिठा दिया, जिससे वह निर्विरोध पार्षद हो गया। साजिद चाचा उसके इस गुण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस लड़के की प्रतिभा को परख कर उसे अपना दामाद बनाने का निश्चय कर लिया। परंतु जब घर में बात चली, चाची और वाजिद से परामर्श हुआ तो गाड़ी पटरी से उतर गई। वाजिद ने इस रिश्ते को एकदम नापसंद कर दिया। उसका कहना था कि गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव जीतना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ऐसे लोग जितनी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही जल्दी नीचे भी गिर पड़ते हैं।
इसलिए वह सूफी के लिए ठोस धरातल पर खड़े किसी लड़के को ही पसंद करेगा। साजिद चाचा ने बहुत तर्क दिए, परंतु वाजिद को राजी नहीं कर सके। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार होता आया है। इन लोगों के विचारों की इन भिन्नता का नतीजा जाहिर है, लेकिन शिकायत अब्बा की ही क्या की जाए। भाईजान के दृष्टिकोण से भी आप परिचित हैं। हाँ, वाजिद के दृष्टिकोण से भी मैं परिचित हूँ। बहुत पहले कहीं से एक प्रस्ताव आया था। लड़का किसी सरकारी प्रतिष्ठान में प्रबंधक था। विभागीय परीक्षाएं देने के बाद पदोन्नति के अवसर थे। लड़का स्वस्थ और सुंदर था। बाप पुलिस विभाग में किसी ओहदे पर थे। घर में केवल माँ थी। सब कुछ ठीक था। सूफी की माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद था और उन्होंने साजिद चाचा को भी किसी प्रकार तैयार कर लिया था, परंतु वाजिद ने केवल इसलिए इसे नापसंद कर दिया था कि लड़के के अन्य रिश्तेदार सामान्य परिवारों से संबंध रखते थे। इन रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर आदि नहीं था। उसे यह गंवारा नहीं था कि उसकी बहन ऐसे लोगों में ब्याह कर जाए जो सामान्य स्तर के हों। एक अन्य रिश्ता केवल इसलिए पसंद नहीं आया था कि लड़का जिस व्यवसाय में था उसमें ऊपरी आमदनी के साधन नहीं थे। उसका विचार था कि सीमित आय वाला व्यक्ति समय के अनुरूप जीवन यापन करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार सूफी के लिए वर का चयन करते समय वाजिद जिस मापदंड का प्रयोग करता है उससे मैं कभी पूरी तरह सहमत नहीं रहा। उसे लेकर भी सूफी की शिकायत मुझे उचित ही लगी। मैं आगे पत्र पढ़ने लगा। इन दोनों के अतिरिक्त घर में माँ है। उनकी अपनी अलग ही सोच है। यदि कहीं किसी बिंदु पर अब्बा और भाईजान एक मत हो जाते हैं तो माँ अड़ जाती है अपनी पसंद पर। पिछली गर्मियों में छोटे खालू घर आए थे। उनके बड़े भाई का लड़का अकील स्टील फैक्ट्री में इंजीनियर है। अम्मा उनके घर गई थी। सलमा भी साथ गई थी। उसने आकर बताया था कि इन लोगों का खुद का बहुत बड़ा मकान है। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। अकील की माँ बहुत मिलनसार, हंसमुख और रहमदिल महिला है। घर में अकील की 3 बहनें हैं। एक की शादी हो चुकी है, 2 अभी पढ़ रही हैं। 4 भाई हैं, 2 छोटे 2 बड़े। बड़े भाइयों की पत्नियां भी शिक्षित और व्यवहार कुशल हैं। ये सब लोग संयुक्त परिवार के रूप में हंसी खुशी साथ रहते हैं। सबने अम्मा का खूब आदर सत्कार किया। अकील की माँ ने बहुत खुशी के साथ रिश्ता करने की बात कही। सलमा ने घर आकर तारीफों के पुल बांध दिए, पर अम्मा का चेहरा उतरा हुआ था। सलमा के मुंह से इन लोगों की तारीफें सुनकर वह गरज उठी, मुझे नहीं ब्याहना उस घर में अपनी लड़की को। वह घर है या इंसानों का जंगल? कुल मिलाकर 14-15 आदमी होंगे घर में। जेठानियाँ हैं, जेठ हैं, नंदे हैं, देवर हैं, सास ससुर हैं। मेरी लड़की भला किस किस के नाज नखरे उठाएगी? इतने लोगों के बीच रहकर सुख का जीवन कैसे जी सकती है? फिर जब लड़के के माँ बाप, बड़े भाई बहन मौजूद हैं, तब उसकी सारी आमदनी तो इन्हीं लोगों के हाथों में पहुँचती होगी। ऐसा लड़का आज़ादी के साथ पत्नी के शौक कैसे पूरे कर सकता है? मैं नहीं दे सकती ऐसे घर में अपनी लड़की को, कहकर अम्मा ने खालू के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि वाकई चाची का स्वभाव ऐसा ही है। वह चाहती हैं कि उनकी लड़की किसी ऐसे घर में ब्याह कर जाए जहां कोई उन पर हुकूमत करने वाला ना हो। घर में पूरी तरह से उसी का एकाधिकार रहे। इसलिए वह सदैव ऐसे वर की तलाश में रहती हैं जो अपने माँ बाप का एक ही लड़का हो। यदि घर में सास ननद हो तो लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर बसाकर रहने का इच्छुक हो। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी उनकी नज़र रहती है कि लड़के की आमदनी में हिस्सा बटाने वाले तो घर में नहीं हैं, अथवा लड़के पर किसी प्रकार का कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। यदि घर में पढ़ने वाले छोटे भाई बहन हैं या शादी के लायक बहनें हैं तो घर में आय के क्या क्या साधन हैं। साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि लड़के के सगे संबंधियों से कभी उनका कोई झगड़ा तो नहीं रहा है।
मुझे याद है कि एक बार उनके ही पड़ोस में डॉक्टर रिजवी की बेगम ने अपने देवर का पैगाम भेजा था। लड़का शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद पर नियुक्त हुआ था और प्रादेशिक शिक्षक संघ का महामंत्री था। साजिद चाचा को यह रिश्ता एकदम पसंद था। वाजिद को भी यह रिश्ता पसंद था क्योंकि लड़के के भाई बाप, चाचा आदि सभी राजपत्रित अधिकारी थे। परंतु चाची ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि खाना बनाने की कुछ विधियों को लेकर कभी डॉक्टर रिजवी की पत्नी से उनका झगड़ा हो गया था और उनका विचार था कि उस झगड़े को लेकर वह कभी भी उनकी लड़की को परेशान कर सकती हैं। एक और अच्छे घर को चाची केवल इसलिए रद्द कर चुकी थी कि लड़के की बड़ी भाभी के मामूजाद भाई ने चाची की फूफीजाद बहन को तलाक दे दिया था। इस प्रकार कभी अब्बा और कभी अम्मा सहमत हो जाते हैं तो भाईजान की राय अलग हो जाती है। कभी अम्मा और भाईजान एक मत होते हैं तो अब्बा राजी नहीं होते। अब्बा और भाईजान के राजी होने पर अम्मा का विचार अलग हो जाता है। इन परिस्थितियों में समय बीतता जा रहा है। बीतते हुए समय के साथ सलमा और अजरा भी इस काबिल हो गई हैं कि उनके हाथ भी पीले कर दिए जाएं। इनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर मुझे रोना आता है, लेकिन अजमल भाई आंसू बहाते रहने और स्वयं को पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर कर देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि अपने अपने आदर्शों के खोल में लिपटे हुए अब्बा, अम्मा और भाईजान तीनों कभी एक मत नहीं हो सकते। ये सदा रास्ते का गति अवरोधक बने रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का फैसला इन लोगों पर छोड़ देने के बजाय खुद मैंने यह फैसला करने का इरादा कर लिया है। प्रोफेसर उस्मानी मेरी एक सहेली के भाई हैं। इस सहेली के घर ही उनसे मेरा परिचय हुआ था। बाद में यह परिचय आत्मीय संबंधों में बदल गया और अब हम लोग शीघ्र ही कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। प्रोफेसर उस्मानी को राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उनका संबंध एक बहुत ही साधारण परिवार से रहा है। अपने परिश्रम से ही पढ़ाई करके उन्होंने विश्वविद्यालय में यह पद प्राप्त किया है। उनके घर में माँ बाप के अतिरिक्त 3-4 छोटे भाई बहन हैं और इन सबकी देखरेख का उत्तरदायित्व इन्हीं पर है। इसलिए मैं जानती हूँ कि अब्बा, अम्मा और भाईजान तीनों को यह चयन पसंद नहीं आएगा। अतः इनकी सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर मेरे इस फैसले को लेकर पूरा खानदान मुझे कलंकनी कहेगा। न जाने क्या क्या बातें बनेंगी, पर मुझे किसी की चिंता नहीं है। मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वह उचित है। मुझे भी उसका यह निर्णय उचित ही लगा। जिस लड़की के माँ बाप और भाई बहन 8-10 वर्ष में भी उसके लिए कोई वर न ढूंढ पाए, वह लड़की यदि स्वयं अपने भविष्य का फैसला करने उठ खड़ी हो तो उसमें बुरा क्या है। सूफी के निर्णय से मुझे प्रसन्नता हुई। मन को संतोष हुआ कि जो आशंका पत्र पढ़ते ही मन में उभरी थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। अंदर ही अंदर सूफी के साहस की प्रशंसा करते हुए आगे पत्र पढ़ा। आशा है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वह न केवल मेरे हित में है, बल्कि इससे अब्बा, अम्मा और भाईजान को अपने रवैये की गलती का एहसास होगा और मेरी छोटी बहनें भी इससे प्रेरणा लेकर अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होंगी। शेष कुशल है आपकी छोटी बहन सूफी। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।